नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना बेटा। लास्ट क्लास में हम टीनोफोरा के बारे में डिस्कस कर चुके थे, आज है प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो प्लेटी का मतलब फ्लैट, प्लेटियस मतलब फ्लैट, एंड हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वार्म। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को जो यहां से प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करते हैं उनको कॉमनली हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, फ्लैटवर्म्स। अब फ्लैटवर्म्स का क्या मतलब है? फ्लैटवर्म्स का मतलब है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ये बिल्कुल चपटे, जैसे कागज होता है ना, कागज को देखो आप, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल चपटा, है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं? दे आर फ्लैटेंड, और इसीलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं जनरली। इनका जो कॉमन नेम है फ्लैटवर्म्स, और वहीं से नाम बना ये प्लेटीहेल्मिन्थीज। नाउ गेगनबॉर एक साइंटिस्ट थे, एंड द गेगनबॉर जो साइंटिस्ट है, ही केप्ट द फ्लैटवर्म्स इन अ सेपरेट कैटेगरी। पहले इनको एस्केल्मेंथिस के साथ था, बट सेपरेटली नाउ गेगनबॉर ने इनको अलग से रखा, भाई ये वर्म्स हैं, फ्लैटवर्म्स। और यहाँ पर उस फाइलम का जो नाम उन्होंने गेगनबॉर ने दिया, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ध्यान रखना, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स को। और इनके बारे में अगर मैं कहूं तो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होंगे, मोस्टली, नॉट ऑल नहीं बोला, बट मोस्टली दे विल बी एंडोपैरासाइट। होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी होस्ट के अंदर रहेंगे, एंडोपैरासाइट होते हैं। और जब ये एंडोपैरासाइट है, किसी होस्ट के अंदर रह रहे हैं, तो नेचुरली किसी होस्ट की बॉडी में रहने के लिए इनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस मिलेंगे, जिन एडेप्टेशंस के कारण ये सक्सेसफुली किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो वो एडेप्टेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे इन फ्लैटवर्म्स में इनकी बॉडी में हुक्स एंड सकर्स मिलते हैं। ये देखो, जैसे यहां पर अगर आप देखो तो ये इनके अंदर हुक्स एंड सकर्स स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो हुक्स एंड सकर स्ट्रक्चर की हेल्प से ये क्या करते हैं? हुक्स वाली स्ट्रक्चर के साथ ये बॉडी में कहीं पे हैंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, सकर्स के साथ सक्शन प्रेशर क्रिएट करके चिपक जाते हैं, या हुक्स के साथ कहीं पे अटक जाते हैं, स्पेशली इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में मोस्टली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में वहां पर ये क्या है, ये हुक्स की हेल्प से जो है वहां पर हैंग हो जाते हैं, एंड देन वहां से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट है, इनके अंदर बॉडी में हुक्स एंड सकर्स मिलेंगे फॉर द अटैचमेंट, एंड सम ऑफ देम, है ना, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ही हो, सीधे यहीं से बॉडी से ही डाइजेस्टेड फूड एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में, जहां पर जो एनिमल्स एलिमेंट्री कैनाल में मिल रहे हैं, और वो भी स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में, होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट मिल रहे हैं, तो वहां तो डाइजेस्टेड फूड है, तो सीधा क्या करो, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लो। कहां से? जनरल बॉडी सरफेस से। तो सम ऑफ देम डू दिस थिंग। कुछ, ज्यादातर तो कैसे हैं, ज्यादातर तो एंडोपैरासाइट है, बट कुछ फ्लैटवर्म जो होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, और वो कहां? टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिल सकते हैं, या फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, या मरीन कंडीशन में भी मिल सकते हैं, सी वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, और ये पहला फाइलम है, फर्स्ट फाइलम, ये पहला फाइलम है जहां कैसी सिमेट्री मिल रही है? नाउ द फर्स्ट फाइलम जिसमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। इससे पहले देखो, पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल थे, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री थी। ये पहला फाइलम है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री मिल रही है। तो आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फाइलम शोज बायलेटरल सिमेट्री? ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज। और ये पहला फाइलम है जिसके अंदर जर्म लेयर्स का नंबर क्या है? 3 है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स मिलती हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फर्स्ट बायलेटरल एनिमल, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आगे बात समझे? देन अगर हम इन एनिमल्स के बारे में कहें तो ये एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी क्या है? एब्सेंट है, एसिलोमेट है। ए माने एब्सेंट, सिलो माने कैविटी, तो बॉडी कैविटी यहां पर क्या है? इनके अंदर एब्सेंट होती है ना। क्यों एब्सेंट होती है समझना,
कि मान लो अगर ये कोई एनिमल है, इसकी ये बॉडी कैविटी है यहाँ पर, तो ये बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच में, ये जो बॉडी वॉल और ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन से मान लो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, और ये बॉडी वॉल है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, और ये बॉडी वॉल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है। इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये यहाँ पर ये वाला स्पेस जो है, इन दिस स्पेस यहाँ पर पेरेनकाइमेटस टिश्यू भरा पड़ा होता है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू फिल्डेड होता है। ये स्पेस कैसा होता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू फिल्ड, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पेरेनकाइमा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कोई कैविटी या कोई स्पेस यहाँ पर बीच में नहीं होता है यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम कहते हैं ये कैसे एनिमल्स हैं? एसिलोमेटा, ए माने एब्सेंट, सिलोमेटा माने जिनमें कैविटी नहीं है, तो एसिलोमेट या एसिलोमेटा, ठीक है। और ये पेरेनकाइमा जो यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या काम कर रहा है भाई? पेरेनकाइमा क्या काम करता है यहाँ पर? तो हम कहते हैं भाई ये पेरेनकाइमा जो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ बिटवीन द बॉडी वॉल एंड बॉडी ऑर्गन्स, ये वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इन द ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो देखो क्या बोला मैंने, नंबर 1, प्लेटीहेल्मिन्थेस आर जनरली कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, चपटे, क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं? ये फ्लैटेंड होते हैं। मोस्टली हैबिटेट कैसा होता है? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ इनमें से फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ये पहला फाइलम है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलती है। इन एनिमल्स के अंदर सिलोम नहीं होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, इसलिए ये एसिलोमेट्स कहलाते हैं। और ये पहला फाइलम है और आखिरी फाइलम है, पहला फाइलम है और आखिरी फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन लेवल मिलता है। याद करो, पॉरीफेरा के अंदर मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंटेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन मिलते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं मिल रहे, और सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड खास बात इनके बारे में अगर हम कहें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है माने इनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है? एनस नहीं है, माउथ है लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होता है, तो एनस इज एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। प्लस अब जब सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑर्गन लेवल है, तो इसका मतलब इनके अंदर ना तो स्केलेटल सिस्टम मिलेगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। तीनों सिस्टम एब्सेंट है, तो सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, और स्केलेटल सिस्टम नहीं है। तो अब जब स्केलेटल नहीं है तो सर इसकी बॉडी के शेप को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? ये मतलब स्पेसिफिक बॉडी शेप जो होते हैं, ये क्या कौन बनाता है? तो हम कहते हैं भाई ये जो पेरेनकाइमल जो टिश्यू है, ये पेरेनकाइमल टिश्यू है यहाँ पर, और इस पेरेनकाइमल टिश्यू में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एक हाइड्रोस्केलेटन की जैसे काम करता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, आपके पास एक पॉलीथीन की थैली है ऐसी, और खाली है, ये खाली है, तो देखो बिल्कुल सॉफ्ट सी होगी, लेकिन इसके अंदर अगर पानी भर दूं, इसको बंद कर दूं यहां से, तो अब आप देखो उसका एक शेप हो जाएगा, और बाहर से दबाओगे उसको अगर, तो वो हार्ड हो जाती है। पानी से भरी हुई पॉलीथीन की थैली को अगर दबाना चाहो बाहर से, अगर बिल्कुल बंद हो, पानी नहीं निकले उसमें से, तो क्या हार्ड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? उसका शेप एक डिफाइंड शेप हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो पानी उसके अंदर क्या कर रहा है? एक स्केलेटन की जैसे काम कर रहा है वहां पर, ठीक है, उसको शेप देने में काम कर रहा है। सिमिलरली ये पेरेनकाइमल फ्लूइड जो यहाँ पर प्रेजेंट है इस स्पेस में, वो पेरेनकाइमल फ्लूइड यहाँ पर हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, जो इन एनिमल्स के बॉडी शेप को डिफाइन करने में हेल्प करता है, बॉडी शेप को डिफाइन करता है। तो स्केलेटन सिस्टम नहीं है, लेकिन हाइड्रोस्केलेटन यहां पर बन रहा है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगा, है ना? तो कैसे? गैसियस एक्सचेंज इन एरोबिक फ्लैटवर्म्स, जो एरोबिक होते हैं, जो एरोबिक, उन एरोबिक फ्लैटवर्म्स में तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, सीधा यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से सीधा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो एरोबिक होते हैं उनके अंदर, जो एरोबिक वाले हैं।
है ना। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस हो जाएगा वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू। तो गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन हेल्प करता है थ्रू द बॉडी सरफेस। अब याद करो, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने कहा था वहां पर, जब शुरुआत में चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को अपन ने क्या कहा था, फ्लेम सेल्स कहा था। याद आ रहा है, मैंने कहा था ऐसी यूं ऐसी सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह की, विच अपीयर्स लाइक द फायर फ्लेम्स, फ्लेम्स ऑफ द फायर, है ना। तो यहां आ गया देखो, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन मींस वाटर एंड सॉल्ट्स का बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन, एंड एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल। तो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ये दोनों यहां एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स के थ्रू किया जाता है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। फ्लेम सेल कहते हैं जिनको, या सोलेनोसाइट सेल्स कहते हैं जिनको, या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो यहां पर एक्सक्रीशन किससे हो रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, एक ही बात है। और ये फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया से एक वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो क्या होता है, तो हमने कहा भाई मेनली ये एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर, दे रिलीज आउट द अमोनिया। और ऐसे एनिमल जो वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर, वो अमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। माने प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बेस पे अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है। अमोनिया को रिलीज करेंगे पानी में डिसॉल्व करके, वहां पर अमोनिया रिलीज करने का काम करते हैं। देन आफ्टर दैट प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर अगर याद हो तो मैंने कहा था नर्वस, जो नर्वस सिस्टम यहाँ पर है ना, लेडर लाइक, अब ये असल में लिखा हुआ तो सिस्टम है बट इट इज नॉट द सिस्टम, ओके। लेडर लाइक, लेडर लाइक सीढ़ियों जैसा, ऐसा पूरी बॉडी के अंदर जो है लेंथ वाइज, बॉडी के अंदर यूं, जैसे अगर ये बॉडी है तो इसके अंदर यूं लेंथ वाइज लेडर लाइक, है ना। यहाँ पर क्या, दो लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड, ये देखो, ये एक तो लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड, ये लॉन्गिट्यूडिनल नाव कॉर्ड है बेटा, और एक लॉन्गिट्यूडिनल नाव कॉर्ड ये है। ये दोनों पूरी बॉडी में ये चलती हैं, लेंथ वाइज चलती हैं, लेंथ वाइज, है ना। और ऊपर फिर ये जाके और यहाँ पर क्या करती हैं, ये ब्रेन रिंग बनाती है, ब्रेन बनाती है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है ब्रेन रिंग। तो इस तरह से, और आपस में ये बीच बीच में कई जगहों पर क्या होती है, ट्रांसवर्स कम्यूनिकेशन से यूं जुड़ी होती है। तो देखो कैसा दिख रहा है, जैसे सीढ़ियों जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। सीढ़ियों जैसा दिखने के कारण इसको क्या कहते हैं, लेडर लाइक। तो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट होता है, विच इज मेड अप ऑफ ब्रेन प्लस टू मेन लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, जो आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, ये ट्रांसवर्स कम्यूनिकेशंस, ये ट्रांसवर्स कम्यूनिकेशंस है ना। तो ये ट्रांसवर्स कम्यूनिकेशंस तो कई सारी हैं, ये सब ट्रांसवर्स कम्यूनिकेशन, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व जो है वो दो हैं यहाँ पर, जो लेंथ वाइज प्रेजेंट होती है। इस तरह से यहां पर इनके अंदर ये नर्वस सिस्टम होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, यहां पर अगर हम कहें अबाउट द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स जनरली हर्मोफोडाइट होते हैं। हर्मोफोडाइट मतलब इन द सेम बॉडी, है ना, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन, माने बाइसेक्सुअल कंडीशन, है ना, हर्माफोडाइट, ठीक है। एक ही में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्सेस दोनों मिलेंगे जनरली। एंड फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अगर हार्मोफोडाइट है मतलब दो एक ही बॉडी में, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें ही मेल और फीमेल और रिप्रोडक्टिव, इसमें भी मेल और फीमेल है, तो भी ऐसा नहीं होगा कि इसी के मेल गैमेट से इसका फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा किसी एक के फीमेल गैमेट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे, है ना, सेम स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट से फ्यूज होंगे, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन होगा कहां, इनसाइड द बॉडी, तो हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर हम टेपवर्म के बारे में बात करें, ये टेपवर्म है बेटा, ठीक है। एक्सेप्शनली अगर मैं टेपवर्म के बारे में बात करूं तो टेपवर्म में क्या होता है, यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। होता क्या है टेपवर्म में,
ये हर एक जो बॉडी ऑर्गन है, इस हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इन ईच एंड एवरी बॉडी सेगमेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसी सेगमेंट के मेल गैमेट निकल के इस दूसरे वाले सेगमेंट के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया, तो बॉडी तो सेम ही हुई, बॉडी तो सेम ही हुई, है ना। तो व्हाट इज इट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में प्लेटिहेल्मिन्थेस से फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्रॉस एंड, यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन टेपवर्म में अगर हम कहें तो यहां पर कैसा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम कहते हैं हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू यहां पर देखा गया है। बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स प्लेन में बाइनरी फिशन, याद है ना, अपन ने प्लेन ऑफ प्लेन्स के बेस पे बाइनरी फिशन को 3 में कैटेगराइज किया था, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का प्लेन यहां पर होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं, है ना। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा है भाई, तो डेवलपमेंट हम कहते हैं लार्व, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है। अब यहां खास बात देखो, मैंने एक चीज कही थी कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मेनली, ज्यादातर, मोस्टली कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, मोस्टली पैरासिटिक प्लेटिहेल्मिन्थेस के। तो पैरासिटिक कंडीशंस में एडेप्टेशंस अपने आप को बचाने के होने चाहिए, और पैरासिटिक कंडीशन में जब कोई पैरासाइट होता है तो उस अपने आप को बचाने का एक एडेप्टेशन जो हो सकता है वो क्या, कि एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस बनाओ। ये एक कोई लार्वल स्टेज बनी, कोई दूसरी लार्वल स्टेज बनी, या कोई तीसरी लार्वल स्टेज बनी, इन दिस वे एक से ज्यादा लार्वल स्टेज बनाओ और फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो। इससे क्या है, अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, मान लो इस वाली लार्वल स्टेज को खत्म करने के लिए वो टॉक्सिक स्टेज सब्सटेंसेस बने, तो ये वाली लार्वल स्टेज खत्म हो सकती है, लेकिन इसी ऑर्गेनिज्म के जो अगले लार्वल स्टेजेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो अभी भी बचे रहेंगे और वो एडल्ट में कन्वर्ट होने की चांसेस है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, सर्वाइवलिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं जब लार्वल स्टेजेस एक से ज्यादा होती हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में मैं कह रहा हूं, तो यहां पर आप ऑर्गेनिजम्स में देखते हो कि लार्वल स्टेजेस एक से ज्यादा हो सकती हैं एनिमल्स के अंदर। अभी अपन आगे कुछ एग्जांपल्स जब डिस्कस करेंगे तो यूल सी कि एक से ज्यादा लार्वा के टाइप्स मिल रहे हैं। एंड अनदर, ये फिर एक इंपॉर्टेंट, इफ यू रिमेंबर क्लास 10th में जब आपने डिस्कस किया होगा रिप्रोडक्शन, तो आपको कहा होगा प्लानेरिया इज द एनिमल जिसके अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन की कैपेसिटी मिलती है, हाईएस्ट रीजनरेशन। इकाइनोडर्मिटा में आगे अपन देखेंगे रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब रीअपीयरेंस ऑफ द लॉस्ट बॉडी पार्ट। जैसे आगे अपन जब इकाइनोडर्मिटा देखेंगे, मान लो ये स्टारफिश है इकाइनोडर्मिटा में और इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया, तो स्टारफिश क्या करती है, इन दोनों टुकड़े जो हैं अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा बना लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को बना लेगा और ये लो साहब ये, और ये वाला अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को बना लेगा, और इस तरह से ये 2 स्टारफिश में। सेम इसी तरह से प्लानेरिया के अंदर, प्लानेरिया जो एनिमल है आप उसको काटो, ये प्लानेरिया है भाई, इस प्लानेरिया को आपने 3 टुकड़ों में काटा मान लो, ठीक है, तो तीनों टुकड़े अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट बना लेते हैं, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, है ना। तो ये वाला जो पहला पार्ट है ये अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट पूरा का पूरा बना लेगा, ये बीच वाला जो पार्ट है ये ऊपर का लॉस्ट बॉडी पार्ट और नीचे का लॉस्ट बॉडी पार्ट पूरा बना लेगा इन दिस वे, और ये अपने ऊपर का लॉस्ट बॉडी पार्ट बना लेगा इन दिस वे। ये प्लानेरिया दोबारा 3 बन गए, 3 टुकड़ों में तोड़ा 3 बन गए, 4 में तोड़ा 4 बन गए। इन दिस वे प्लानेरिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी मिलती है पूरे एनिमल किंगडम में। द मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी किसमें है, तो ध्यान रखना, दिस इज इन प्लानेरिया फ्रॉम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस के एनिमल्स, और उसमें भी प्लानेरिया में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बात की यहां पर, अगर मैं वापस दोबारा कहूं तो नंबर 1, ये फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइटिज्म के लिए इनमें कुछ एडेप्टेशंस मिलते हैं, जैसे हुक्स एंड सक्कर्स होंगे जिनसे अटैचमेंट करेंगे ये होस्ट की बॉडी के साथ,
न्यूट्रिएंट्स को सीधे डायरेक्टली डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, या मल्टीपल टाइप ऑफ लार्वल स्टेजेस मिलेंगी। ये पहला फाइलम है जो बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होता है। ये एसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, तो मैंने एक हाईलाइटेड कंडीशन में दे रखा है यहाँ टेपवर्म के अंदर, है ना, टीनिया सोलियम के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्ड, क्योंकि टेपवर्म तो ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती है वहां पर, ठीक है। और इसी तरह से हम कहें तो सिस्टम्स नहीं है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। इनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है, इसलिए ये अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनके अंदर नर्व सिस्टम जो है वो लेडर लाइक होता है, जो ब्रेन और 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स एंड ट्रांसफर जो कम्यूशर्स होती हैं उनसे बना होता है। जनरली हर्मोफोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल होता है, लेकिन एक्सेप्शनली टेपवर्म के अंदर सेल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट के दौरान लार्वा स्टेजेस मिलती हैं, एक से ज्यादा तरह के लार्वल स्टेज, इसलिए डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप का है, ठीक है। और इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी मिलती है। तो ये तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, इनटू द 3 क्लासेस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को। पहला टर्बिलेरिया, दूसरा ट्रिमेटोडा और तीसरा सेस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा, 3 क्लासेस में डिवाइड किया है हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को। तो टर्बिलेरिया के बारे में अगर मैं कहूं यहां पर, तो टर्बिलेरिया में जो फ्लैटवर्म्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, वो मोस्टली फ्री लिविंग टाइप के होते हैं। फ्री लिविंग, होस्ट के अंदर नहीं मिलते, फ्री लिविंग होते हैं, वाटर के अंदर या टेरेस्ट्रियल, है ना, मरीन कंडीशन में फ्री लिविंग होते हैं मेनली, मोस्टली। जैसे टर्बिलेरिया से एग्जांपल अगर मैं कहूं, तो अभी जो मैंने बोला था प्लानेरिया, जिसको हम डुगेशिया कहते हैं, प्लानेरिया या डुगेशिया, और जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया कि इनके अंदर क्या है, दे हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। चलो, तो टर्बिलेरिया में मैंने कहा कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने डुगेशिया का एग्जांपल दिया है ना। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेमेटोडा। अब ट्रेमेटोडा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहें तो ये पैरासाइट होते हैं। कैसे पैरासाइट, या तो एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, दोनों तरह के। मतलब कुछ इनमें से एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर और कुछ एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी पर एक्टोपैरासाइट, होस्ट की बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट, दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो एक्टो होते हैं, कुछ एंडो होते हैं। और यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इस ट्रेमेटोडा से पहला एनिमल शिस्टोसोमा, पहला एनिमल फ्रॉम द ट्रेमेटोडा शिस्टोसोमा, और इस शिस्टोसोमा को हम कॉमनली कहते हैं ब्लड फ्लूक। कॉमन नेम इज द ब्लड फ्लूक, ठीक है। ये किस में होस्ट हो, किस में रहता है, पैरासाइट की फॉर्म में किस में रहता है, तो हम कहते हैं इसका होस्ट है ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एज ए पैरासाइट रहता है, एंडोपैरासाइट। कहां पर, तो हम कहते हैं हमारे लीवर में मिलने वाले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड मेसेंट्रिक वेन्स में। लीवर के अंदर हमारे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है एंड मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल से आ रही होती हैं लीवर में। वहां ये एज ए होस्ट, एज ए पैरासाइट, सॉरी नॉट होस्ट, एज ए पैरासाइट वहां पर मिलता है। इसके अलावा शिस्टोसोमा स्नेल्स के अंदर भी मिलता है, यानी इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल, और स्नेल से ह्यूमंस और ह्यूमन से स्नेल के अंदर, इस तरह से ये यहां पर क्या कर सकता है, यहाँ ये ट्रांसफर हो सकता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, आपसे पूछ ले भाई इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन के अलावा किसमें मिल सकता है, तो हम कहते हैं भाई इंटरमीडिएट होस्ट है यहाँ पर स्नेल्स, और मेन होस्ट कौन हो गया यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है इसके अंदर जो मेन, वो ये समझना,
मेल सिस्टोसोमा जो होता है, उस मेल सिस्टोसोमा में क्या है, मेल सिस्टोसोमा कैरीज द फीमेल परमानेंटली इन द गायनोफोरिक कैनाल्स। ध्यान समझना, इसकी मेल सिस्टोसोमा की बॉडी के अंदर जो उसकी गायनोफोरिक कैनाल्स हैं, उनके अंदर परमानेंटली फीमेल वहीं रहती है, उसकी बॉडी के अंदर, वहीं पे जेनाइटल ट्रैक्ट में, और वहीं ओवम रिलीज होए, वहीं स्पर्म्स रिलीज होए और फर्टिलाइजेशन के लिए काम आएंगे वहां पर। तो ये एक खास बात होगी मेल सिस्टोसोमा के लिए। और इससे ह्यूमंस को एक डिजीज भी हो जाती है, जिस डिजीज का नाम है सिस्टोसोमियासिस, जिसमें अगर पर्सन इंफेक्टेड है तो उसको लूज मोशंस होंगे, डायरिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो, है ना, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, स्प्लीनोमिगैली। तो हिपेटोमिगैली एंड स्प्लीनोमिगैली, मिगैली मतलब साइज में बड़ा हो जाना, हिपेटो मतलब होता है लीवर, तो हिपेटोमिगैली लीवर का साइज में बड़ा हो जाना, या स्प्लीन का बड़ा हो जाना साइज में, स्प्लीनोमिगैली, है ना, स्प्लीन की मिगैली हो जाना। ठीक है, ये यहां पर ऑब्जर्व हो सकता है। पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है टू द पर्सन। तो सिस्टोसोमा पहला एनिमल यहां पर से फ्रॉम द ट्रिमेटोडा। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला जो एग्जांपल है यहां से, और वो है नेक्स्ट, लीवर फ्लूक। ये देखो बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये दिस इज द लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है, ये वाला लीवर फ्लूक है ना। लीवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम होता है फेसियोला हिपैटिका। जूलॉजिकल नेम इज फेसियोला हिपैटिका। ये दो होस्ट में मिलता है, डाइजेनेटिक होस्ट है ये एनिमल, फेसियोला हिपैटिका या लीवर फ्लूक। इसका प्राइमरी होस्ट शीप या गोट, और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो होते हैं स्नेल्स, मोलस्का के अंदर स्नेल जो आते हैं वो। मोलस्का के अंदर एक जीनस है लिम्निया, और एक दूसरा जिम्नस है मोलस्का के अंदर प्लेनोर्बिस। तो लिम्निया एंड प्लेनोर्बिस जीनस के जो स्नेल्स हैं, उनके अंदर मिलता है ये फेसियोला हिपैटिका, या शीप्स एंड गोट्स के अंदर मिलता है। और शीप्स के अंदर ये एक डिजीज कॉज करता है, जिस डिजीज का नाम है लीवर रॉट डिजीज, लीवर रॉट डिजीज। और इसलिए जो शीप का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लीवर रॉट डिजीज। ठीक है, और देखो यहां पर वो चीज आ गई जो हम कह रहे थे कि एंडोपैरासाइट्स में एक से ज्यादा तरह के लार्वा होते हैं। और ये नीट का क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द नीट। फेसियोला हिपैटिका के अंदर 5 तरह के लार्वा मिलते हैं, जो सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, सीक्वेंस में 5 टाइप ऑफ लार्वा। पहला लार्वा मिरासीडियम लार्वा, जो फिर स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, एंड लास्ट इज मेटासर्केरिया। सीक्वेंस में पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीक्वेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो याद रखने के लिए, क्योंकि सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने हिंट दिया यहाँ पर मिस्पोरेस्मे, मी, है ना, मिरासीडियम, स्पोरोसिड, रेडिया, से सर्केरिया, और मेटासर्केरिया, मिस्पोरेस्मे। ठीक है, मिस्पोरेस्मे 5 लार्वा फेसियोला हिपैटिका में मिलते हैं। उन लार्वा की करंट सीक्वेंस क्या है? पहला लार्वा है मिरासीडियम, दूसरा लार्वा है स्पोरोसिस्ट, तीसरा लार्वा है रेडिया, चौथा लार्वा है सर्केरिया, और 5वां लार्वा है मेटासर्केरिया। इस तरह से मल्टीपल टाइप ऑफ लार्वा मिलते हैं फेसियोला हिपैटिका में। क्या डिजीज कॉज करता है ये? लीवर रॉट डिजीज। किसमें कॉज करता है? शीप में। कैसा एनिमल है? डाइजेनेटिक। कितने होस्ट में मिलता है? 2 होस्ट में। प्राइमरी होस्ट कौन है? शीप, या कभी कभार गोट भी हो सकता है। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? तो स्नेल्स। कौन से स्नेल्स? तो हमने कहा भाई लिम्निया जीनस के स्नेल्स या प्लेनोर्बिस जीनस के स्नेल जो होते हैं, उनके अंदर ये मिलता है।
देन आफ्टर दैट नेक्स्ट यहां से अगला एक एनिमल है पॉलीस्टोमम, और ये पॉलीस्टोमम फ्रॉग्स एंड टर्टल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में मिलने वाला एक एनिमल है। याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। बट तीसरा क्लास जो है सेस्टोडा, थर्ड क्लास इज द सेस्टोडा। अब देखना, जो पहला अपन ने जो क्लास पढ़ा था टर्बिलेरिया, उसमें हमने कहा था मोस्टली फ्री लिविंग है। फिर ट्रिमेटोडा में मैंने कहा था एक्टो एंड एंडो दोनों, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट दोनों मिलते हैं। और तीसरा जो क्लास बोल रहा हूँ सेस्टोडा, उसमें सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ एंडो पैरासाइट्स हैं, और वो भी किन में, वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिबल कॉलम मिलती है उन एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और इनकी बॉडी के अंदर एक खासियत जो आप देखोगे वो क्या है, ये देखो टेपवर्म के अंदर आप देखो इनकी बॉडी जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स, इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंट्स। और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को जिनमें ये बॉडी डिवाइडेड है, इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम प्रोग्लैटिड्स कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स। ध्यान देना, बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, यानी यहां सेगमेंटेशन नहीं आया, अभी सेगमेंटेशन नहीं हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो इट इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन। आपसे पूछ ले बॉडी प्रोग्लैटिड में डिवाइडेड है इन द प्लेटीहेल्मिन्थीज सेस्टोडा के अंदर, तो क्या ट्रू सेगमेंटेशन मिलता है? नहीं, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं मिलता सेस्टोडा के अंदर। ये प्रोग्लैटिड जो है ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। तो एनिमल कौन से यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल, सबसे पहला जो आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है, दिस वन है ना, ये कौन है भाई? तो हम कहते हैं टेपवर्म, कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, टेपवर्म। और टेपवर्म का जूलॉजिकल नेम है टीनिया सोलियम। अब देखो टेपवर्म भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के टेपवर्म है। जो मैं टेपवर्म बोल रहा हूं ये है पॉर्क टेपवर्म। पॉर्क समझते हो क्या? पॉर्क किसको बोलते हैं? जो सुअर का मांस खाते हैं, है ना, सुअर का मांस, पिग का मीट, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पॉर्क, ध्यान रखना। गाय के मांस के लिए यूज करते हैं हम बीफ, है ना, गाय के मांस के लिए हम यूज करते हैं बीफ। और शीप्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, बताओ, मटन, ठीक है, गोट्स और उनके लिए मटन, है ना। तो पॉर्क टेपवर्म माने स्टीनिया सोलियम एक डाइजेनेटिक होस्ट है, एक दो होस्ट के अंदर रहने वाला एनिमल है, जिसमें प्राइमरी होस्ट तो कौन है, हम ह्यूमन बींग्स, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग। तो इसका जो लार्वा होता है टीनिया सोलियम का, वो लार्वा, टीनिया सोलियम का लार्वा पिग के मसल्स में मिलता है। तो जो लोग पिग का लार्वा खाते हैं, मीजली पॉर्क खाते हैं, मीजली पॉर्क मतलब अधपका। जब भी मीट खाते हैं तो पूरा पका हुआ होना चाहिए अच्छे से, ताकि वो लार्वा उसके अंदर जो है वो मर जाए। लेकिन अगर मीजली पॉर्क किसी ने खाया, अधपका, प्रॉपर तरीके से पका हुआ नहीं है, उसमें लार्वा जिंदा रह गए, और अगर वो मीजली पॉर्क कोई खा लेता है, तो उस केस में ये लार्वा ह्यूमन बीइंग में आके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे अंदर रहना शुरू करता है। और यहां हमारे अंदर रह के ये एक डिजीज कॉज करता है, एंड दैट डिजीज इज व्हाट, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज टीनियासिस। डिजीज क्या कहलाएगी? टीनियासिस कहलाएगी। जिस टीनियासिस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के कारण एब्डोमिनल पेन होता रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी, अनीमिया हो सकता है, फॉल्स एपिटाइट हो सकती है, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये टीनियासिस डिजीज होती है जब टीनिया सोलियम एडल्ट कंडीशन में हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, टीनिया सोलियम के बारे में मैंने बिगनिंग में कह दिया था, है ना, चैप्टर के इस टॉपिक के बिगनिंग में लिखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। कहां मिल रहा है ये? ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है, ये तो सीधा एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड को,
एंड दैट्स व्हाई इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होते, दे डू नॉट हैव द एलिमेंट्री कैनाल। सीधा क्या करते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को किसी से एब्जॉर्ब करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ले लेते हैं, है ना, दीज आर व्हाट दे आर कॉल्ड एज वेलोवर्स। तो टीनिया सोलियम एक तरह का वेलोवर है जो डाइजेस्टेड फूड को अपने होस्ट की बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। इट इज अ वन काइंड ऑफ द वेलोवर। टीनिया सोलियम एक हर्मोफोडाइट एनिमल है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम बॉडी के अंदर मिलते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं इसके अंदर एक्सेप्शनली सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलता है, और सारे प्लेटिहेल्मिन्थस के एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन था, लेकिन यहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। एंड अगर टीनिया सोलियम के बॉडी स्ट्रक्चर को देखो तो एक्चुअली टीनिया सोलियम का बॉडी पार्ट जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप टीनिया सोलियम को देखो तो टीनिया सोलियम का बॉडी पार्ट ऐसे ही हो, शुरू में ऐसे इन दैट वे, यूं, अब ये लंबा सा ये चलता रहता आगे 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 के। तो पहला जो पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट, दिस इज द स्कोलेक्स। फिर ये छोटा सा पार्ट ये वाला, दिस इज द नेक। और फिर ये आगे का पूरा जो लंबा है, दिस इज व्हाट स्ट्रोबाइला। तो देखो यहां पर ये स्कोलेक्स है, ये नेक है, और फिर ये पूरा 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 ये यहां से यहां तक के जो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रोबाइला पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है टीनिया सोलियम का बॉडी स्ट्रक्चर, स्कोलेक्स, नेक, स्ट्रोबाइला। ठीक है। अब इस स्कोलेक्स में अगर देखें तो इसके टॉप पे, यहां पे, इस स्कोलेक्स के टॉप पे यहां पर, है ना, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रोस्टेलम। There is a structure present, रोस्टेलम। और इस रोस्टेलम को अगर हम देखें, मैंने कहा था कि प्लेटिहेल्मिन्थस में हुक्स एंड सकर्स होते हैं, तो इस रोस्टेलम वाले पार्ट को अगर बड़ा करके यहां ऐसे थोड़ा सा यूं दिखाऊंगे, ये रोस्टेलम वाला पार्ट है। तो इस रोस्टेलम में 22 से लेके 32 छोटे 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 इस तरह के कर्व्ड हुए हुए, थोड़े यूं ऐसे कर्व्ड हुए हुए, 22 से लेके 32 के बीच में जिनका नंबर हो सकता है, छोटे छोटे कर्व्ड 2 रोज में, एक रो ये हो गई और एक रो और हो गई, 2 रोज में ये कुल मिला के 22 से 32 यहां पर काइटिनस हुक्स होते हैं इस रोस्टेलम वाले पार्ट में, जो इसको किसी पैरासाइट की बॉडी के साथ चिपकने में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपकने में, अटैच करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही इस स्कोलेक्स के मिडिल में, यहां ये मिडिल वाले पार्ट में, यहां ये मिडिल वाला पार्ट जो है, यहां 4, 1 2 3 और पीछे चौथा पीछे की तरफ है ना, 4 कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सकर्स कहते हैं, जो मस्कुलर होते हैं, और ये एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करके इनको उसी होस्ट की बॉडी के साथ चिपकने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये रोस्टेलम जो टॉप पे है और जिसके अंदर कर्व्ड हुक्स की 2 रोज हैं, वो प्लस इस स्कोलेक्स के मिडिल वाले पार्ट में जो 4 कप लाइक मस्कुलर सकर्स हैं, वो दोनों मिलके इसको हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाए रखते हैं। याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कहते हैं पेरिस्टालसिस हो रही है, तो पेरिस्टालसिस में अनडाइजेस्टेड फूड जब बाहर निकल जाता है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर यहां प्रेजेंट है, तो ये एनिमल जो हमारे फीकल मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता? ये भी चला जाना चाहिए। हम जो कुछ खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड सब बॉडी से बाहर फीकल मटेरियल के साथ निकल गया, तो ये भी निकल जाए, क्यों नहीं निकल पाता? क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ, बॉडी के साथ क्या है, अटैच हुआ है, चिपका हुआ है वहां पर, बाय द हेल्प ऑफ द रोस्टेलम, जिसमें हुक्स हैं और सकर्स हैं 4, जो सक्शन प्रेशर क्रिएट करके वहां उसको रुकने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहां इसमें ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो दिखाया है, दिस इज द स्कोलेक्स, और उसके बाद ये मैंने क्या कहा, ये है नेक, और नेक के बाद ये यहां से लेके और ये लास्ट तक बेटा, ये सब ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं, these all are what they are called as स्ट्रोबाइला, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह के होते हैं ये, इमेच्योर प्रोग्लैटिड, मैच्योर प्रोग्लैटिड एंड ग्रेविड प्रोग्लैटिड। समझना, ये स्कोलेक्स हो गया, ये नेक हो गई, और उसके तुरंत बाद वाले जो बनते हैं ये प्रोग्लैटिड, यहां पर ये बनते हैं, ये जो शुरुआत में है ना, नेक के बाद वाले, ये इमेच्योर प्रोग्लैटिड्स हैं, अभी ये कंप्लीटली डेवलप नहीं है। माने
इस वाले शुरुआत वाले जो ये इमेच्योर प्रोग्लैटिड्स हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं इनमें, अभी डेवलप नहीं हुए। यूट्रस नहीं होता फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, है ना, और ये टूट के अलग नहीं हो सकते। फिर और आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, तो यहां से बनते रहते हैं, देखो नेक वाले रीजन से यहां से नए बनते रहते हैं, तो ये आगे शिफ्ट होते रहते हैं, है ना। तो जो आज अभी इमेच्योर है वही आगे जब चलते रहेंगे तो वही क्या होंगे, मैच्योर होंगे, और फिर और आगे चलेंगे तो वही आगे किस में कन्वर्ट होंगे, ग्रेविड प्रोग्लैटिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये आगे 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 तो और बड़े हैं। अब यहाँ पर ये मैच्योर प्रोग्लैटिड आए। मैच्योर प्रोग्लैटिड माने इनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों डेवलप हो गए अब अच्छे से। यूट्रस प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, और यूट्रस कैसा है, स्मॉल एंड अनब्रांच, लेकिन अभी इनकी भी शेडिंग नहीं हो रही है, ये भी टूट के नहीं गिरते। तो इमेच्योर वाले नहीं टूटते, ये मैच्योर वाले नहीं टूटते। अब उसके आगे, अब ये और आगे 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 ये वाले जो और प्रोग्लैटिड्स हैं, है ना, ये ग्रेविड प्रोग्लैटिड कहलाते हैं। ग्रेविड प्रोग्लैटिड मतलब इसके अंदर अब जो ओवम था उसका फर्टिलाइजेशन हो चुका, जाइगोट बन चुका यहां पर, और डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब हो चुका तो अब यहां पर इसमें जो प्रेजेंट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनका क्या काम है, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका तो कोई काम नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होना शुरू होते हैं, ये रिड्यूस होना शुरू होते हैं, डिजेनरेट होना शुरू होते हैं, और इसी को कहते हैं ऑब्लिटरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऑब्लिटरेशन होना शुरू होता है उनका। और यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज वहां पर क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट है, तो और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई उसके अंदर। यहां पर देखो यूट्रस था ही नहीं, यहां अनब्रांच था, और यहां यूट्रस जो है अब क्या हो गया, ब्रांच हो गया, और उनके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स भरे पड़े। और इस तरह से सबसे आखिरी का जो प्रोग्लैटिड होगा ये वाला, ये टूट के यहां से अलग हो जाएगा, जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स है, शेडिंग हो जाएगी। जब ये टूट गया, है ना, उसके बाद फिर ये अगला वाला प्रोग्लैटिड जो है ये टूटेगा, फिर ये टूट के अलग हो गया तो उसके बाद अगला वाला ये टूटेगा, और इस तरह से ग्रेविड प्रोग्लैटिड जो होते हैं वो एक 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 करके क्या होते रहते हैं, टूट टूट के अलग होते रहते हैं। और इनका टूट टूट के अलग होना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एपोलाइसिस, इसको एपोलाइसिस कहते हैं। तो एपोलाइसिस के थ्रू ये क्या होते रहते हैं, टूट के अलग होते हैं। तो ग्रेविड वाले जो प्रोग्लैटिड्स हैं वो एपोलाइसिस करते हैं, उनकी शेडिंग होती है, इमेच्योर और मैच्योर की नहीं होती है। ध्यान रखना, ये स्यूडो मेटामेरिज्म है, इनमें ट्रू मेटामेरिज्म नहीं मिल रहा, ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है यहां पर, ठीक है। एंड डिजीज में बोल ही चुका हूं कि ये क्या कॉज करते हैं डिजीज, यहां पर दे कॉजेज द डिजीज नेम्ड एज टीनियासिस, ठीक है। चलो अभी हम यहां तक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आगे का डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।